इस पे तो कलर भी नहीं आ रहा। दिख रहा है, ये विजिबल है इसमें ये कलर। ठीक है, हाँ चल ठीक है, ओके। तो हमने पढ़ा था देर आर 5 फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। क्या क्या बताओ नाम पहला? द ग्रेट नॉर्दर्न माउंटेन बेल्ट, विशाल उत्तरीय पर्वतीय पेटी। देखो रेंज होती है उसको बोलते हैं श्रृंखला, बेल्ट को बोला जाता है पेटी। ठीक है, अंतर होता है, हम जियोमोर्फोलॉजी में पढ़ेंगे आगे जाके कि क्या डिफरेंस होता है बेल्ट में, रेंज में, माउंटेन में। ठीक है, और भी चीजें होती हैं जैसे ऑक्सीडेंटल ओरिएंटल, इनमें भी डिफरेंस होता है, आगे पढ़ेंगे। दूसरा क्या था? द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स, विशाल उत्तरीय मैदान। द ग्रेट पेनिनसुलर प्लेट्यू, विशाल प्रायद्वीप पठार। फिर था हमारा द आइसलैंड ग्रुप, द्वीप समूह, द कोस्टल प्लेन्स, तटीय मैदान। हाँ होता है, किसमें होगा बताओ, जो हमने मैप में पढ़ा था। हाँ आएगा, वो कंटिनेंट नॉर्थ अमेरिका में, पर कंट्री कौन है उसमें? आप थे नहीं शायद उस क्लास में, आप बताओ। नॉर्थ अमेरिका पढ़ रहे थे तब देखा था आपने। ग्रीनलैंड में क्या लिखा है अभी देखो खोल के, डेनमार्क कंट्री का वो पार्ट है। डेनमार्क जो कंट्री है दैट लाइज इन द यूरोप, बट द ग्रीनलैंड इज स्टिल द कॉलोनी ऑफ डेनमार्क। डेनमार्क की अभी भी कॉलोनी है। कंटिनेंट पूछा जाएगा तो नॉर्दर्न अमेरिका के अंदर। कंट्री पूछे डेनमार्क, तो इसका मतलब नॉर्थ अमेरिका में कितने कंट्री हो गए, कोई मान लो ये पूछे आपसे तो क्या क्या होगा? मैक्सिको, नहीं करेंगे, मैक्सिको, यूएसए, कनाडा और डेनमार्क, चारों। ठीक है, यूरोप में भी है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? रशिया इज ऑल्सो इन यूरोप एंड एशिया, टर्की भी यूरोप में भी एशिया में भी, दोनों। तो इसलिए इसी तरह से डेनमार्क भी यूरोप में भी है और आपका नॉर्थ अमेरिका में भी है। ऐसे ही साउथ अमेरिका में नीचे अगर आप देखोगे तो एक आइलैंड है, स्टैनले आइलैंड लिखा होगा नाम, दिख रहा है ये यहाँ पर? दिख रहा है? हाँ, ब्रैकेट क्या लिखा है? यूके। सो दैट इज स्टिल पार्ट ऑफ यूके। हाँ, तो यूके भी साउथ अमेरिका में लाई कर, टेरिटरी ऑफ यूके लाइज इन साउथ अमेरिका। अब कल इंडिया जा करके इस अर्जेंटीना को कब्जा ले तो इंडिया भी दोनों जगह हो गया भाई, एशिया में भी हाँ टेरिटरी ऑफ इंडिया हो जाएगा वहां भी जाके, है ना? मिल गया आपको साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका निकालो, नॉर्थ अमेरिका निकाल रखा आपने। हाँ, इस इससे आगे चलो और आगे चलो। हाँ ये देखो, इसमें सबसे नीचे एक आइलैंड दिख रहा है अर्जेंटीना के पास, है ना? हाँ, तो उसमें यूके लिखा है ब्रैकेट में। हाँ, तो यूके का पार्ट है अभी भी। एक्चुअली क्या था, इस स्टैनले आइलैंड पर ऑयल का डिस्प्यूट है, क्रूड ऑयल का। तो ये अर्जेंटीना और यूके के बीच में डिस्प्यूटेड आइलैंड, तेल मिल गया तो लड़ पड़े कि मेरा है मेरा है। तो यूके पावरफुल है, यूके ने अभी तक इसको कैप्चर कर रखा है। ठीक है, तो ये होता है, ऐसे डिफरेंस होता है। स्टार्ट करें हम? तो हम पढ़ रहे थे पहले वाला, द ग्रेट नॉर्दर्न माउंटेन बेल्ट। तो इस ग्रेट नॉर्दर्न माउंटेन बेल्ट के अंदर हमने पढ़ा देर आर 3 फर्दर डिवीजन ऑफ इट। इसको फिर से 3 डिवीजन, आप ऑनलाइन पढ़ते हो तो अभी ज्योग्राफी नहीं पढ़ा बिल्कुल भी? कोई बात नहीं, तो अभी स्टार्ट करते रहो, देखते रहो, यहीं से स्टार्ट है। कल पहला लेक्चर था इंडियन ज्योग्राफी का, कुछ पुरानी चीज होंगी मैं बता दूंगा। हिंदी में लिखते हैं इंग्लिश में? ठीक है, कोई बात नहीं। तो 3 तरह का हमारा ग्रेट माउंटेन बेल्ट को हमने फिर से डिवाइड करा है। अभी हम पढ़ रहे हैं इंडिया का फिजिकल ज्योग्राफी, मतलब भू आकृति। तो भारत की भू आकृति पढ़ रहे हैं कि आकृति कैसी नजर आती है। तो हमारा जो इंडिया है वो कैसा नजर आता है, जो आपका पहला पहला फिजिकल मैप दिया हुआ है वैसा नजर आता है। तो ये इस सैटेलाइट पिक्चर है, वो फिजिकल है, ये पॉलिटिकल है। तो उसमें दिख रहा है ऊपर जो ब्राउन कलर है इसका मतलब हाइट, माउंटेन है। बीच में ग्रीन कलर इसका मतलब प्लेन है। और नीचे ये जो आपको ट्रायंगुलर शेप में येलो कलर दिख रहा है ये मतलब प्लेट्यू है, पठार है। और तट के साथ साथ, कोस्ट के साथ साथ फिर ग्रीन कलर दिख रहा है, तो वो हमारे तटीय मैदान है, कोस्टल मैदान है। और हमारे 2 द्वीप समूह है, एक अंडमान निकोबार, एक लक्षद्वीप। तो ये 5 तरह से डिवीजन है। तो हम सबसे पहले वाला ऊपर वाला पढ़ रहे हैं द माउंटेन बेल्ट। तो ये जो नॉर्दर्न माउंटेन बेल्ट है इसको फिर से भू आकृति के अनुसार 3 प्रकार से विभाजित किया गया है
क्या क्या बताइए। एक को कहा गया है ग्रेट ट्रांस हिमालय, बस कपड़े लेके आ ट्रांस रहा है। हिमालय, एक हिमालय, तो गया ही कपड़े और लेने यार। ट्रांस हिमालय को ट्रांस हिमालय ही कहा जाता नहीं है अभी नहीं, एक अभी कोशिश में तो। भी। और ये है आपका हिमालय, और तीसरा है आपका पूर्वांचल। ठीक है, तो ये आपके तीन तरह के डिवीजन हो गया। तो हमने समझा था कि भाई ये ट्रांस हिमालय क्या है, हिमालय क्या है, पूर्वांचल क्या है। तो क्या क्या डिफरेंस है इनमें। जो आप ये मैप देख रहे हैं, तो इस मैप के अंदर अगर सिंपल ये वाला आप देखें मैप, तो ये जो ऊपर वाला माउंटेन दिख रहा है ये, इसको कहते हैं ट्रांस हिमालय, ऊपर वाला। इसको उत्तरोत्तर हिमालय भी कह सकते हैं, हिमालय के उत्तर में। ठीक है, इसका निर्माण ये नीचे वाले हिमालय के निर्माण से पहले हुआ है। ठीक है, इसको आगे भी समझेंगे कि हिमालय कैसे बना, पर अभी बस इतना ही जानो कि ऊपर वाली जो श्रृंखलाएं हैं, रेंज है, पर्वत जो है वो पहले बना है, नीचे वाला बाद में बना है। तो जो जितना नीचे आता जाएगा वो और नया और नया और नया। ठीक है, अरावली नहीं, अरावली तो ये है बेटा शिवालिक। सबसे नीचे शिवालिक है, तो शिवालिक सबसे नवीनतम पर्वत है हिमालय का। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं हिमालय, तो ये उत्तरोत्तर हिमालय है, ट्रांस हिमालय। ये जो पूरा दिख रहा है आपको यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, हिमालय। और ये वाला जो आपको दिख रहा है नॉर्थ ईस्ट में, उत्तरी पूर्वी राज्यों में, तो ये आपका पूर्वांचल। तो ऐसे तीन तरह डिवीजन है। तो हमने ये वाला स्टार्ट कर रखा है, ये पढ़ रहे हैं ट्रांस हिमालय। तो इस ट्रांस हिमालय को हम पढ़ रहे थे, तो इसके अंदर हमने समझा आगे जाके कि इसको फिर से तीन तरह से डिवाइड किया हुआ है। पहले इसकी विशेषता समझी कि कैसी चट्टानों से बना हुआ है, ओल्डेस्ट। तो इसके अंदर पृथ्वी की पुरानी सबसे प्राचीनतम चट्टानें भी पाई जाती हैं। उनको क्या कहते हैं, आर्कियन चट्टानें। तो जो पृथ्वी हमारी है 4.5 बिलियन ईयर पुरानी पृथ्वी मानी जाती है। तो विश्व की सबसे पुरानी चट्टानें इसमें पाई जाती है, आर्कियन चट्टानें। क्यों पाई जाती है अलग बात है, पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरी इसकी क्या विशेषता है, इसके अंदर एक पदार्थ पाया जाता है, मटेरियल पाया जाता है, जिसको कहते हैं ओफियोलाइट सूट। और हिंदी में भी इसे यही कहा जाता है, ओफियोलाइट सूट। ठीक है, और ये क्या होता है बताइए। एक ऐसा पदार्थ जो दो प्लेटों को जोड़ सकता है। तो ये प्लेट क्या होती है, हमारी जो पृथ्वी के सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, इसको हम कहते हैं क्रस्ट। तो ये जो क्रस्ट है पृथ्वी की, ये टुकड़ों में डिवाइडेड है, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइडेड है ऐसे। वैसे ये लिथोस्फीयर डिवाइड है, पर हम अभी क्रस्ट ही बोलेंगे क्योंकि हमने जियोमॉर्फोलॉजी नहीं पढ़ा है। तो ऐसे टुकड़ों में डिवाइड है, एक टुकड़े को प्लेट कहा जाता है। और ये प्लेट के नीचे जो है कैसा मटेरियल है, कैसा पदार्थ है, एक थोड़ा सा विस्कस, मतलब फ्लूइडिक, मतलब बिल्कुल पानी की तरह भी, बिल्कुल ना ठोस ना तरल, दोनों के बीच का जेल टाइप का। जैसे शहद होता है, शहद नुमा है, इसको क्या कहते हैं, एस्थीनोस्फियर। और हिंदी में भी एस्थीनोस्फियर ही कहते हैं, पर दुर्बलता मंडल भी कह दिया जाता है। तो ये दुर्बलता मंडल के ऊपर ये प्लेट रखी हुई है। तो ये कुछ ऐसी स्थिति हो गई जैसे कि शहद की बाल्टी के ऊपर लकड़ियां रखी हुई हैं। तो अब लकड़ी हिलेंगे तो शहद भी हिलेगा, क्योंकि हिल सकता है। तो ये कुछ ऐसा ही है कि प्लेट हिलती है तो ये भी हिलता है। जैसे कल भूकंप आया था, तो कैसे आया, हो सकता है नीचे कुछ हिल गया हो तो ऊपर वाला हिल गया हो, होता है कि नहीं। तो ये ऐसे ही भूकंप आते हैं, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे सब, प्लेट टेक्टोनिक्स में क्या होता है। पर इस दुर्बलता मंडल के ऊपर ये प्लेट स्थिर नहीं है, ये चलती है, चलायमान है। तो इनके चलने से सभी हलचलें होती हैं। जितने भी भूभौतिकी आप चीजें देखते हैं, जियो फिजिकल, भूभौतिकी मतलब जियो फिजिकल, जियो मतलब अर्थ, फिजिकल मतलब भौतिक, जो आप कुछ चीज को महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। जैसे भूकंप महसूस करा कल, वोल्केनो ज्वालामुखी, उसको देख सकते हैं, पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान, ये सब देख सकते हैं ना। तो ये सभी भू भौतिक आपकी आकृतियां हैं। ये सभी भू भौतिक आकृतियां इसी कारण बनती हैं, इन प्लेट के दुर्बलता मंडल के ऊपर चलायमान होने से। अब कैसे बनती है वो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अलग से पढ़ेंगे। बट अभी बस इतना जानिए कि दो प्लेटों के नाम है, एक प्लेट का नाम है इंडियन प्लेट, भारतीय प्लेट, और एक प्लेट का नाम है यूरेशियन प्लेट। ऐसी सात बड़ी बड़ी प्लेटें हैं, दो ही समझेंगे अभी। तो ये इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट को चिपकाने का काम इस ट्रांस हिमालय के अंदर ये पदार्थ कर रहा है। तो दो प्लेट है, मान लो ऐसे आ गई,
तो ये बीच में चिपक गई, चिपक जाएंगे तो एक बन जाएंगी बाद में। तो ये ओफियोलाइट सूट ट्रांस हिमालय में पाया जाता है, ठीक है। और ये ऐसा पदार्थ दुनिया में बहुत कम जगह ही पाया जाता है, यहाँ मिलता है, एक एंडीज में मिलता है और एक अल्प्स में मिलता है, जो माउंटेन अभी बन रहे हैं, ठीक है, समझ गए। तो ये हमने इसकी विशेषता के बारे में पढ़ा। अब हमने फिर ये भी पढ़ा कि ये जो आपका ट्रांस हिमालय है, इसको फिर से कितनी श्रृंखलाओं में डिवाइड किया हुआ है, 3 श्रृंखलाओं में डिवाइड किया हुआ है। क्या क्या? काराकोरम, तो हिंदी में भी काराकोरम भी कहते हैं, नाम सेम है। लद्दाख, ये सुने भी होंगे आपने। और तीसरा झांसकर, ये 3 रेंजेस हैं इसके अंदर। तो हमने सबसे पहले पढ़ी थी काराकोरम। इस काराकोरम को क्या क्या नाम से बोलते हैं बताओ? कृष्णागिरी, ये भी कहा जाता है इस काराकोरम को। बाहिरगिरी, जो बाहर की तरफ पड़ते हिमालय के, तो वो भी कहते हैं बैकबोन ऑफ एशिया। तो इसके 3 नाम हैं, कृष्णागिरी, बाहिरगिरी और है। हाँ बिल्कुल, पूछे जाते हैं आपके एचसीएस में, तो सीधे यही आ जाएगा कि बैकबोन ऑफ एशिया, एशिया की रीढ़ की हड्डी। तो यही पूछ लेते हैं किस श्रृंखला को कहते हैं, इस काराकोरम को कहते हैं। तो इसकी जो ऊंचाई है वो 6000 मीटर से ऊपर है, काराकोरम की। तो एक ऊंची श्रृंखला है। तो इसके ऊपर बहुत टेम्परेचर ठंडा रहता है, क्योंकि इतना हम अभी समझेंगे कि ऊंचाई के साथ टेम्परेचर कम होता है, बाकी जलवायु में पढ़ेंगे कि क्यों कम होता है। इतनी ऊंची होने के कारण इसके ऊपर बर्फ जम जाती है, बर्फ जम जाती है तो ग्लेशियर बन जाता है। इसके अंदर कुछ प्रसिद्ध ग्लेशियर पाए जाते हैं, जो हमने कल पढ़े थे। जैसे एक उसमें से फेमस है कौन सा? सियाचिन, दुनिया का सबसे ऊंचा ग्लेशियर सियाचिन, वो इसी में मिलता है। इसके अलावा और भी मिलते हैं, ब्याफ्रो, बाल्तोरो, हुंजा, हिस्पार, सकारीमिरी है। आप उनसे देख लेना, हमने कल पढ़े थे कि क्या क्या इसमें ग्लेशियर मिलते हैं। ऐसे इसके अंदर कुछ चोटियां पाई जाती हैं, पीक्स, जो 8 किलोमीटर से भी ऊंचाई की हैं। जैसे एक केटू, जो केटू है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। राकापोसी, जैसे आप इस वाले मैप में देखिए, चलो कोई नहीं, दोनों एक ही हो गए। तो देखो ये वाला जो दिख रहा है, देखो इसके अंदर आप देख सकते हो, ये डिजिटल मैप, यही दिक्कत होती। ये है, तो इसके अंदर दिख रहा है आपको, ये केटू है, बिल्कुल यहीं पर है ये। तो ये केटू है आपकी, ये सबसे ऊंची चोटी, अपने देश की सबसे ऊंची चोटी। वो बात अलग है कि ये हिस्सा अभी किसके कब्जे में है, चीन के कब्जे में है। पर हमारी सबसे ऊंची चोटी ये केटू, ये इसी काराकोरम श्रृंखला में पड़ती है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं मैचिंग में, कि आपको बोलेंगे कि नंगा पर्वत किस श्रृंखला में पड़ती है, केटू किससे पड़ती है। तो मैचिंग में एचसीएस में ऐसे बहुत सवाल आते हैं आपके, 7 से 8 क्वेश्चन इसी चैप्टर से आने वाले हैं। दोनों पूछ सकते हैं, हाँ। अगर मान लो सवाल में ये हो कि भाई ट्रांस हिमालय पूर्वांचल हिमालय की चोटियों को मैच करो, तो अगर आपको केटू दे रखी है तो उसको आप पूर्वांचल से नहीं मैच कर सकते हैं, ट्रांस हिमालय से। और अगर एक विशेष रेंज ही दे दी गई है कि काराकोरम लद्दाख में है या झांसकर में है या आपके पीर पंजाल में है, तो काराकोरम में है, ठीक है। तो वापस चलते हैं हम उधर ही, हम पढ़ रहे थे काराकोरम को। तो इसमें बहुत चोटियां हैं, एक सबसे ऊंची चोटी केटू, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आते हैं लद्दाख पर, यहां से स्टार्ट करना है तो ठीक है। नेक्स्ट है लद्दाख, हिमाचल में है, नहीं, वो उसमें हिमालय में, हिमालय की मिडिल रेंज हिमाचल में, लद्दाख। तो ये लद्दाख क्या है? ट्रांस हिमालय की एक श्रृंखला है, बट वैसे ये एक्चुअली में क्या है, एक इंटर माउंटेन प्लेट्यू। इसको क्या कहते हैं हिंदी में? अंतर पर्वतीय पठार। तो एक अंतर पर्वतीय पठार है लद्दाख। तो एक श्रृंखला नहीं है, ये एक पठार की तरह काम करता है।
तो अंतर पर्वतीय पठार क्या होता है, शायद हमने कल भी पढ़ा।